हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान का। आपका टोटल क्वेश्चंस इसमें 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चंस टॉप क्वेश्चंस रहेंगे, टॉप VVI क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, जो आप लोग का 29 जनवरी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से बच्चों आप लोगों का डेली स्कूल में प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग का आज 11 जनवरी का ओरिजिनल क्वेश्चंस अपलोड हो चुका था, रेड प्रोजेक्ट टेस्ट का, वीकली साप्ताहिक टेस्ट का। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन जो थे वो सेम टू सेम थे। इसीलिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। साथ ही बच्चों, आप लोग का 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं वो अगला दिन बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसीलिए अगर आप लोग क्वेश्चन चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग VVI क्वेश्चंस करने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट का कक्षा 9 के लिए। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखें, और क्वेश्चंस आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है बच्चों। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग का, निम्न में से किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो बच्चों, SI मात्रक देखिए, चाल और वेग लिखा हुआ है। तो चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का SI होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, समान हो गया। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ऐसा दो गो राशि है जिसका SI मात्रक समान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया, चाल और वेग, क्योंकि ये दोनों का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, दोनों बराबर होते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम से रिलेट करके भी अगर क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग टिक कर सकें और अच्छे नंबर 40 आउट ऑफ 40 नंबर ला सकें बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ का भी SI मात्रक बता देते हैं जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे त्वरण, तो त्वरण का बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वहीं बच्चों विस्थापन का SI मात्रक होता है केवल मीटर बच्चों। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। इसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग का पूछा है यहाँ पे बल, तो बल देखिए, बल का SI मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वहीं पे देखिएगा संवेग का बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड SI मात्रक होता है। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने जितना भी SI मात्रक था वो आपका इंपॉर्टेंट वाला करा दिया है, यहीं से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे। तो बच्चों, जब कोई निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में कोई चीज़ दूरी तय करता है तो हम लोग उसे कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, विस्थापन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया वेग का SI मात्रक। तो अभी ऊपर में मैंने बच्चों डिस्कस किया था, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों D इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो बच्चों, जो गाड़ी में, वाहन में जो दूरी मापता है, कितना किलोमीटर आप गए, तो उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा ओडोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, किसी भी वाहन का दूरी को मापते हैं, वो कितना दूर तय किया। वहीं बच्चों, आप लोग का स्पीडोमीटर पूछ दे तो स्पीडोमीटर याद रखिएगा, चाल को मापते हैं कि आप गाड़ी को कितना स्पीड से चलाते हैं। जैसे कोई हम लोग बोलते हैं ना कि 40 की स्पीड से चला रहा है, 80 का स्पीड से, 100 का स्पीड से चला रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा जो लिखा रहता है बच्चों, इसको स्पीड बोलते हैं, चाल। तो चाल को मापने के लिए कौन सा है, स्पीडोमीटर। वहीं बच्चों, आप लोग का थर्मामीटर देखिए, ऑप्शन C में लिखा हुआ है। तो थर्मामीटर आप लोग सुने होंगे। थर्मामीटर क्या है, ये बुखार को मापने वाला यंत्र है बच्चों, थर्मामीटर। चलिए, इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट 4 का हो गया। तो 4 का बच्चों हम लोग क्या राइट आंसर देखे थे अभी, कि दूरी को मापता है कौन, ओडोमीटर। 4 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग जो है वो आधा हो जाएगा, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो बच्चों, संवेग का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। संवेग को बोलते हैं P, और P बराबर होता है mv। m का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान। m का मतलब क्या होता है,
द्रव्यमान, और v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है वेग, v का मतलब वेग। तो यहाँ बच्चों बोला गया जो द्रव्यमान है उसको आप लोग को 2 गुना करना है, m का मान 2 गुना कर देना है। m का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 2m हो जाएगा। और यहाँ पे भी का मान क्या बोला गया, आधा, यानी कि भी का यहाँ पर कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये 2 बच्चों ऊपर, ये 2 नीचे, क्या हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया बच्चों, तो वापस क्या बच गया, एम भी। और पहले सूत्र में क्या था, एम भी। तो कोई चेंज हुआ बच्चों, नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग का अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका जो संवेग होगा वो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कोई चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा बच्चों। 5 का बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया यदि 2 वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 किलोग्राम है तो उसका कारण यहाँ पे बताना है बच्चों ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर किसी चीज़ का वजन आपका ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जड़त्व भी क्या होगा, अधिक। जैसे 34 किलोग्राम का वजन ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। वजन ज़्यादा रहेगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। अब आप लोग बच्चों ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक है। तो देखिए आप लोग क्या ऐसा है कि ए का जो जड़त्व है बी से अधिक है, तो ए का वजन आप लोग देखिए 6 किलोग्राम है, बी का वजन आपका 34 किलोग्राम है, तो वजन तो बी का ज़्यादा है, तो बी का जड़त्व कम हो गया, तो ए का जड़त्व क्या हो गया, अधिक होगा क्या, नहीं होगा। तो ए गलत बोल रहा है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 6 का बी में ऑप्शन क्या है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। तो देखिए बी का मान 34 है, ए से 6 से ज़्यादा है ना, तो हाँ है। तो ये बच्चों ट्रू हो गया, यानी कि 6 इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कि अगर एक 6 किलो है और बी 34 किलो है तो बी का जड़ तो ए से क्या होगा, अधिक हो गया बच्चों। याद रखिएगा जिसका जितना ज़्यादा वजन उसका उतना अधिक क्या, जड़त्व। जैसे साइकिल और रेलगाड़ी में जड़त्व किसका अधिक है, तो याद रखिएगा रेलगाड़ी का जो है वो अधिक होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का वजन ज़्यादा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो बच्चों गति का जो प्रथम नियम है ना, न्यूटन ने दिया था, तो गति का प्रथम नियम को हम लोग क्या कह देते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों। 8 में पूछा गया रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों याद रखिएगा रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया 60 किलोग्राम द्रव्यमान किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो बच्चों देखिए अगर कोई पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका 60 का कितना हो जाता था, 1/6 करते थे। मतलब पृथ्वी पर कोई चीज़ 60 किलोग्राम है तो द्रव्यमान उसका वहाँ पे चंद्रमा पे कितना होगा, 6 का के बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन ऑप्शन पे है लेकिन 10 न्यूटन आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ था। तो जब मैंने 60 का 1/6 किया तो यहाँ से जो कट के आया बच्चों, ये आपका जो 10 आया 1 किलोग्राम में आंसर आया, जबकि ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे न्यूटन है, और न्यूटन बच्चा किसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो याद रखे होंगे आप लोग बल का ऐसा ही मात्रक क्या पढ़े थे, एन का मतलब न्यूटन। तो यहाँ पे बल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। तो बल का जो फॉर्मूला होता है एफ को फोर्स बोलते हैं, यानी कि बल। तो बल का फॉर्मूला होता है एम का मतलब होता है द्रव्यमान, जो कि अभी हम लोग काट के निकाल चुके थे 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे एम के जहाँ पे रख देंगे 10। वहीं पे ए का मतलब होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि यहाँ पे जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी का मान क्वेश्चन पे दिया हुआ था कितना, 10 लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि अभी हम लोग लगाएं एफ बराबर एम ए, एम का मान 10 लिए और ए यानी कि जी का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 दें कितना हो जाएगा बच्चों, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बच्चों यहाँ पे डी नंबर मार के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 न्यूटन। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 100 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में बोला गया यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे दूरी वही दोनों के बीच की दूरी आधा कर देंगे तो याद रखिएगा उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका डबल यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो बच्चों ध्वनि जो है वो ठोस में भी गमन करती है, तरल में भी करती है, गैस में भी करती है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में डी इज द उपरोक्त सभी राइट आंसर होता है बच्चों। तो 11 का डी इज द राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
12 में पूछा गया वायु में ध्वनि तरंगें निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ध्वनि तरंगें कैसा होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है बच्चों। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ये आपका वीकली टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था बच्चों। ध्वनि तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया जो मानव का श्रवण की अश्रव्य प्रास की ऊपरी सीमा क्या होता है। तो बच्चों देखिए जो मानव यानी कि हम लोग जो मनुष्य जो सुन पाते हैं वो सुनते हैं 20 HZ से लेकर 20,000 HZ तक बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कहाँ है, तो ये बच्चों ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये बच्चों नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। HZ तो है लेकिन ये 20 नहीं है, लाख से ऊपर है, तो ये नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 20 के HZ लिखा है। के का मतलब किलो होता है, किलो में आप लोग जानते हैं 1000 होता है। तो 20 को जब 1000 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है 20,000 HZ। तो जो हम लोग का बच्चों क्या है, ऊपरी सीमा है। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो श्रवण की ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा याद रखिएगा 20,000 HZ होगा। और वहीं पे बच्चा अगर ऊपरी के जहाँ पे निम्न पूछ दे कि निम्न सीमा क्या है, तो याद रखिएगा केवल 20 HZ है। तो 20 HZ निम्न है और 20,000 ऊपर है बच्चों, और यही दोनों के बीच में हम लोग कोई भी ध्वनि को सुन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में पूछा गया दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो बच्चों जब दो विभिन्न पदार्थ कण स्वतः मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कहा देते हैं विसरण। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी इज द राइट आंसर, विसरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बच्चों पूछा गया बर्फ़ का जो गलनांक है वो कितना होता है। तो देखिए बच्चों बर्फ़ का जो गलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो केल्विन में होगा बच्चों 273.16 केल्विन। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग को लाइक जब करते हैं तो हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मोस्ट मेहनत करके बच्चों आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चों आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए। और हाँ बच्चों आप लोग का इसी तरह का जो विज्ञान का सीरीज अभी लेके चल रहा है कक्षा 9 के बच्चों के लिए, ये आपका 3 से लेकर 5 वीडियो अपलोड होगा, जिसको आप लोग कंटेस्ट कर लेते हैं पाँचों का पाँचों वीडियो का जो भी क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करते हैं, तो आप लोग का 40 में से बच्चों 40 नंबर आने की संभावना पूरी रहेगी। इसलिए बच्चों जो भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, VVI क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन गैस को। जैसे हम लोग LPG जो सिलेंडर घर का खाना बनाते हैं गैस में, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, LPG। तो वो बच्चों हम लोग संपीड़न करके भरते हैं, यानी कि संपीड़ित करके भरते हैं। उसी तरह बच्चों उससे भी ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं किसको, हाइड्रोजन गैस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सबसे अधिक संपीड़ित किसको कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को कर सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों। 17 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। तो बच्चा लोहा जो तत्व है ना, पीतल तत्व है, तांबा तत्व है, तो जल क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा बच्चों। जल क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि जल में आप लोग को पता होगा जल को बोलते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु मिले होते हैं। तो जल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे यौगिक हो गया। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, सी इज द राइट आंसर। वहीं पे बच्चों आप लोग का देखिए जो तांबा है और जस्ता दोनों को मिला देते हैं, तांबा और जस्ता ये दोनों को मिला के बच्चों क्या बनता है पीतल। देखिए बच्चों जो कि अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पीतल किस धातु का मिश्रण होता है। तो देखिए बच्चों पीतल का मिश्रण धातु याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद कीजिएगा, पिताजी, याद रखिएगा पिताजी। पिताजी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पी से याद रखिएगा पीतल, पी से क्या याद रखिएगा पीतल। तो पीतल, अब पीतल किस चीज़ से बना होता है, तो देखिए पिताजी यहाँ पी से पीतल हो गया, त से बच्चों हो जाएगा तांबा, त से क्या हो जाएगा तांबा, और वहीं पे बच्चों जो ज से क्या हो जाएगा, ज से हो जाएगा जस्ता। इससे पता चलता है बच्चों पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। तो बच्चों तांबा को जो है वो याद रखिएगा, तांबा को बोलते हैं Cu यानी कि कॉपर, और जस्ता को जो बोलते हैं जिंक यानी कि Zn। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा पीतल किस धातु का मिश्रण होता है। तो अभी हम लोग देखा कॉपर और जिंक का, यानी कि तांबा और जस्ता का। तो 18 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर मिलकर क्या बनाता है, पीतल। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19।
19 का देखिए बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे समझा देते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसमें आप लोगों का नया पदार्थ बनते हैं, साथ में पुराना में जो है वापस नहीं आता है। जैसे बच्चों अगर आप लोगों ने दूध से दही बनाया है तो दूध से दही बनने के बाद क्या बच्चों दही से वापस दूध बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। तो दूध से दही बनना बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसी तरह बच्चों अगर आप एक कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ जल जाने के बाद क्या आप उसको जले हुए कागज़ से वापस कागज़ बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग रासायनिक परिवर्तन समझ पाए होंगे कि कोई चीज़ जब एक बार अभिक्रिया हो गया तो वापस नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों 19 का देखिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, भोजन का पचना। क्योंकि एक बार पेट में भोजन पच गया तो वापस हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे चावल के रूप में, इसलिए बच्चों भोजन का पचना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। वहीं बच्चों जब हम लोग वापस कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जल का बर्फ बनना। तो बच्चों जब जल को आप बर्फ में बदल देते हैं तो क्या बर्फ को खुली जगह पे छोड़ देंगे तो वापस वो जल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बन जाएगा बच्चों। बर्फ से वापस हम लोग पानी प्राप्त कर लेंगे तो ये मेरा हो गया भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया बच्चों? भौतिक परिवर्तन। वहीं बच्चों ऑप्शन नंबर सी में बोला मोमबत्ती का पिघलना। तो बच्चों अगर मोमबत्ती पिघल रहा है जल के यहाँ से तो देखिए नीचे में पिघल के जमा हो जाता है, तो ये अगर पिघल रहा है तो ये हो गया बच्चों भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन बच्चों। लेकिन कभी कभी मोमबत्ती का जलना लिख देता है बच्चों। तो अगर मोमबत्ती का जलना लिख देगा तो समझ जाइएगा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जल के खत्म भी हो जाता है ना। दीपावली में देखिएगा जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो कहीं कहीं मोमबत्ती का पिघलना होता है, यानी कि पिघल के जमा हो जाता है नीचे, और कहीं कहीं जल के एकदम खत्म हो जाता है। तो बच्चों जहाँ जल के खत्म हो गया वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ, और जहाँ पे कुछ पिघल के बच गया वहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ बच्चों। इस प्रकार बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट वीडियो है, क्योंकि हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जो अभी हम लोग शुरुआत में बताए थे टॉप 40 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है बच्चों, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट आपका आएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो बच्चों, इसीलिए तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को इसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन पे कि पार्ट 2 वीडियो करके, तो ताकि हम लोग को मोटिवेट हो सके और इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सा है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो बच्चों होता है, सोडियम का होता है Na यानी कि सोडियम, और ऑक्साइड का O यानी कि इसको दोनों को मिला देंगे तो Na2O बनेगा, तब सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2O। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।